दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 813 नंबर सब्जेक्ट कोड की, जिसका नाम है गणित शिक्षण यानी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इसको ढंग से सीखना है, पढ़ना है, तो जो है आपका मैथ्स आसानी से निकल पाएगा और अच्छे स्कोर आएगा। निकल तो पाएगा ही, अच्छा स्कोर बन जाएगा। स्थानीय मान की अवधारणा विकसित करने हेतु एक गतिविधि लिखी है। एक गतिविधि करानी है कि आप बच्चों में स्थानीय मान को कैसे समझा पाएंगे। तो हम जो है गतिविधि का नाम ले लेते हैं स्थानीय मान समझो। ठीक है, बच्चों को बोल रहे हैं स्थानीय मान समझो। स्थानीय मान में क्या आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे इकाई की जगह पे नहीं लिख पाया था, तो यहाँ पे इकाई मैंने अभी लिख दिया है। ठीक है, सामग्री क्या लेंगे? कागज की कुछ पर्चियां लेंगे और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाली तालिका लेंगे और रंगीन कंकड़ या बीज ले लेंगे। ठीक है ये समझ में आ गया। तो हमने गतिविधि का नाम ले लिया कि स्थानीय मान को समझो, और स्थानीय मान में क्या समझाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से समझाएंगे। और सामग्री क्या ले रहे हैं? कागज की पर्चियां ले रहे हैं, साथ ही साथ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की तालिका भी ले रहे हैं, और रंगीन कंकड़ ले रहे हैं। पत्थर के कंकड़ हो सकते हैं या बीज हो सकते हैं रंगीन। ठीक है, ये सब चीज़ें ले रहे हैं। तो हम समझाएंगे बच्चों को इसका मान कैसे निकालते हैं इकाई। अब देखो क्रियाविधि क्या करेंगे? बच्चों को 3 कॉलम वाली तालिका दी जाए, मतलब मेरे को इकाई, दहाई और सैकड़ा सिखाना है, तो मैं 3 तालिका वाली जो है बच्चों को वो दूंगा, क्या दूंगा? कोई जो है तालिका दूंगा। मान लो कि मैंने ये एक तालिका यहाँ बना लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि ये तालिका इस तरह का कोई कागज पे मैंने ये एक तालिका दे दी ऐसी बना करके। इस तरह की तालिका मैंने कागज पे बना के दे दी है बच्चों के लिए, है ना। सभी बच्चों को ये तालिका दे दी, तीन तीन जिसमें कॉलम है। अब क्या बोल रहा है? 3 कॉलम दी जाए, और इसमें जो है क्या है? इसमें इकाई, या इकाई को मैंने ओ बताया है, इसको वंश बोलते हैं। इसको जो है आपका ये वंश होता है, ये थाउजेंड होता है, ये आपका दहाई, ये आपका टूज होता है, और ये आपका 100 होता है, सैकड़ा। ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो तीनों को मैंने ओ टी और एच से डिनोट किया, चाहे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा भी लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका इकाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इकाई। ये आपका हो गया इकाई। यहाँ पे इकाई के अंक आएंगे, यहाँ पे आएगा दहाई का अंक। ठीक है, और यहाँ पे आएगा सैकड़ा का अंक। ठीक है, सैकड़ा का अंक। अब देखो हमने बच्चों की संख्या दी है 253। ठीक है, 253 दी है। तो 2 कंकड़ जो है किस में रखेगा? सैकड़ा वाले कॉलम में। क्यों? इसमें देखो, अब यहाँ पे मैंने 253 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, 253। ठीक है, 253 लिख दिया। तो इसमें 2 जो है कहाँ पर? सैकड़ा के स्थान पे। 5 कहाँ है? दहाई पे। और 3 कहाँ है? इकाई पे। तो इस 2 वाले कॉलम में कितना रखेगा? अरे सैकड़ा वाले कॉलम में 2 कंकड़ रखेगा। 2 है यहाँ पे मान, तो 2 कंकड़ रख दिए इसने। इसमें दहाई में कितने हैं? 5 मान है, तो 5 कंकड़ रख दिए, 5 कंकड़ रख देगा। और इकाई वाले में कितना रख देगा कंकड़? ये रख दिए 3 कंकड़। ठीक है, इन कंकड़ों को मैं जो है इस तरह से कंकड़ बना देता हूँ। कोई भी आप कलर ले सकते हैं, किसी भी कलर का। यहाँ पे बोला है रंगीन कंकड़ ले लो या बीज ले लो, तो इस तरह से ले लेते हैं। अब इन बीजों को हमने भर दिया, क्योंकि सैकड़े पर 2 कंकड़ थे, दहाई पे 5 कंकड़ हैं, और इकाई पर 3 कंकड़ है। यही हमने संख्या दी है। तो दो कंकड़ सैकड़ा कॉलम में, 2 कंकड़ सैकड़ा कॉलम में, 5 कंकड़ दहाई कॉलम में, और 3 कंकड़ इकाई कॉलम में रखेंगे। ठीक है, रखेंगे। शिक्षक समझाए कि 2 का मूल्य 200 है, क्योंकि 2 यहाँ पे है, तो 2 के बाद में यहाँ पे 2 है, तो ये कितना है? इसमें अब इसको भूल जाओ। 2 के बाद में क्या है? 200। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 00। 2 का मूल्य 200 है, और क्योंकि यह सैकड़ा स्थान पे है। 5 का मूल्य 50 है। क्यों? यहाँ पे अब देखो, ये 2 था, इसके पीछे 00 का 5 यहाँ पर है, यहाँ पे 5 था, ये रहा 5। इसका मूल्य कितना है? 50 है। 5 के बाद खाली स्थान पे 1 0। ठीक है, और यहाँ पर 3 है, 3 के पीछे कोई डब्बा नहीं है, तो यहाँ पे कोई 0 नहीं। तो अभी हमने बोला कि 2 का मान जो है 200 है, 5 का मान जो है 50 है, क्योंकि ये दहाई स्थान पे है, और 3 का मूल्य 3 ही है, 3 ही है, क्योंकि ये इसका स्थान पे है। ठीक है, तो ये हो गया 253। इनको जोड़ेंगे, 200 प्लस 50 प्लस 3, तो 253 ही आएगा। इसको जोड़ करके देखोगे तो क्या आएगा? 253, है ना। तो इसी तरह से हम जो है उन बच्चों को समझाएंगे ये चीज़। ये क्लियर हो गया आपको? और हम
क्या है, विभिन्न संख्याओं का अभ्यास करा सकते हैं, 321 का, 408 का, 790 का, कुछ भी आप संख्या ले सकते हो। यहाँ पर वो संख्याएं लिखेंगे और उसी हिसाब से इसमें कॉलम में रखेंगे, तो उनकी बुद्धि जो है कैसे विकसित हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा के मान के हिसाब से विकसित हो जाएगी। उद्देश्य क्या होगा, बच्चों को ये समझ में आ सकेगा कि एक ही अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। यानी कि ये 5 अंक जो है यहाँ पहुँच जाता तो ये सैकड़ा का अंक हो जाता। जैसे स्थान बदलेगा तो ये ऐसा नहीं कि 5 जो है दहाई का ही है, 5 को यहाँ रख देंगे तो ये इकाई का हो जाएगा, 5 यहाँ रख देंगे तो ये सैकड़ा का हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि एक ही अंक का मान जो है उसके स्थान पर निर्भर करता है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। गुणा की अवधारणा विकसित करने हेतु एक गतिविधि लिखी है। अभी तो हमने जो है स्थानीय मान की अवधारणा विकसित करने के लिए जो है गतिविधि बताई थी। अब गुणा का अगर हमें मान मतलब गुणा की अवधारणा विकसित करनी है तो हम कौन सी गतिविधि कराएंगे, तो गतिविधि का नाम है दोहराव से गुणा समझना। ठीक है, सामग्री ले लिया, बटन, बीज, चित्र वाले चार्ट, डॉट्स, कागज और पेंसिल वगैरह। ठीक है, ये सब कुछ सामग्रियां ले ली। क्रियाविधि क्या रहेगी, बच्चों को 3 समूह में 4-4 बटन रखने को कहेंगे। 3 समूह में 4-4 बटन रखेंगे। ठीक है, समूह 1 जो है वो 4 बटन रखेगा, समूह 2 है जो वो 4 बटन रखेगा, समूह 3 जो है वो 4 बटन रखेगा। ठीक है, 4-4 बटन रखा। अब बच्चों से पूछें कि कुल कितने बटन हैं, तो समूह 1 में 4 बटन है, 4 बटन है, 4 बटन है, यानी कि 4 4 8 4 3 12, यानी कि उत्तर आएगा 12 बटन है। फिर समझाएंगे कि यह 3 गुणा 4 यानी कि 12 के बराबर है। यानी समूह 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, यानी 3 समूहों के पास सभी के पास 4-4 था, तो 3 गुणा में 4 यानी कि 12 है। इसी तरह से अन्य उदाहरणों पर बच्चों की गतिविधि कराएंगे, जैसे कि 5 गुणा में 2, 6 गुणा में 3, इस तरह से हम करवा सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि बच्चे जो है गुणा करना अर्थ सीख जाएंगे कि गुणा जो है एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से भी हो सकता है और उसी संख्या को जितने से गुणा करना है उससे गुणा करने से भी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसको बार बार जोड़ेंगे तो भी 12 प्राप्त होगा, और 3 समूह है तो 3 से गुणा करेंगे तो भी 12 प्राप्त होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता लिखिए। तो दैनिक जीवन में हम जानते हैं बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम खरीदारी करते हैं तो जो है हमें उसके वस्तुओं का मूल्य, जोड़ घटाव, छूट आदि निकालने में, बिल को समझने में जो है हम गणित का प्रयोग करते हैं। समय के प्रबंध में गणित का प्रयोग करते हैं, रसोई घर में हम समय का प्रयोग करते हैं, बैंकिंग और वित्तीय कार्यों में भी करते हैं, यातायात में करते हैं, यहाँ तक कि निर्माण और माप में भी करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के कोई 2 संकेत उदाहरण सहित लिखिए। कोई भी 2 संकेत, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, जो भी। तो जैसे योग का चिन्ह है ना, इसका उदाहरण हम दे देंगे कि 5 + 3 8 होता है। इस तरह से घटाव का चिन्ह दे दिया, जैसे 5 - 4 = 5 होता है, तो ये हो गया आंसर। अगर गुणा की बात करें तो गुणा का चिन्ह क्या हो जाएगा कि गुणा जो हो जाएगा वो 6 गुणा में 2 12 होता है। भाग का चिन्ह भी लगा करके उदाहरण दे सकते हैं, भाग 12 गुणा भाग में 3 यानी कि 4 हो जाता है। तो इस तरह से बराबर का चिन्ह भी बता सकते हैं कि जो उदाहरण है कि 7 + 2 = 9 होता है। तो इस तरह से है। इसके बाद में छोटे और बड़े का चिन्ह भी हम बता सकते हैं। बड़े का चिन्ह इस तरह से होगा, यानी कि 10 जो है जिधर मुंह खुला है वो बड़ा हो जाएगा, 10 बड़ा है 6 से। ठीक है, इसी तरह से मुंह जिधर बंद है उधर हो जाएगा छोटा वाला। 3 छोटा है 8 से, या हम उल्टा अगर करेंगे तो 8 बड़ा है 3 से। इस तरह से उल्टा गिनोगे तो अगर हम सीधा चलें तो हमेशा इस तरफ से चलते हैं। 10 बड़ा है 6 से, इधर 3 छोटा है 8 से। मुंह खुला है उधर बड़ा होगा, मुंह खुला है जिधर बड़ा होगा। देखो मुंह खुला है, चाहे मुंह हम इधर खोल रहे हैं तो भी 8 देखो बड़ा है, इधर मुंह खोला है तो इधर 10 बड़ा है। जिधर मुंह खोलेंगे, अब मैं बोलता हूँ कि 49 और 60। ठीक है, अब इसमें से कौन सा बड़ा है तो हम बोलेंगे ये बड़ा है, तो मुंह इधर खोल देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 112 और 13 में से कौन सा बड़ा है, तो जिधर बड़ा संख्या उधर मुंह खोल देंगे। तो ये सीधा आपका मुंह खोलने का मतलब मेरा सिंपल सा तरीका आपको समझाना है। इसी तरह से बराबर नहीं का चिन्ह भी होता है कि 5 + 3 8 होता है, लेकिन ये बराबर दिया है 10 के, तो बराबर को काट देते हैं तो बराबर नहीं का चिन्ह हो गया। प्रतिशत का चिन्ह भी 50% यानी क्या होता है 100 में से 50वां हिस्सा। कोई बोलेगा कि 45% कितना होता है, 45% को लिखो कि इसको सही मानक रूप में लिखो, तो 45/100 यानी कि 100 में से 45वां हिस्सा। जैसे कि आप देखते हो आपको एग्जाम में जब नंबर मिलते हैं, आपका 10 नंबर का टेस्ट होता है, आपको 10 में से 8 मिलते हैं। ठीक है, 10 में से 8 नंबर मिलते हैं, तो आप 10/8 नहीं लिखते हो, आपको 8 नंबर मिला है कितने में से, 10 नंबर में से। ठीक है, इसी तरह से 45% निकालना है, 45% किस में से निकालेगा, 100% में से निकलता है। हमेशा प्रतिशत 100 में से निकलता है। ठीक है ना, और जो है 8 कितने में से मिला, 10 में से, तो 10 नंबर आपने लिखा। तो जो भी बड़ी संख्या, ज़्यादा संख्या जिसमें से हमें मिलना है वो नीचे, और जो मिला है वो ऊपर आती है। ये चीज़ याद रखोगे आप। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, वर्गमूल का भी बता दिया मैंने।
उदाहरण जो है 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। वर्गमूल का मतलब होता है जो वर्गमूल में जो भी संख्या है, ये x कोई भी संख्या हो सकती है, x का मान 1 2 3 4 लेकर के अनंत तक हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है x। इस वर्गमूल मूल का मतलब होता है कि x को उसी x से गुणा किया गया होगा, तो जो इसके अंदर मान रखेंगे वो जो है वो वर्गमूल के अंदर है, और जब वर्गमूल हटाएंगे तो केवल एक x का मान आएगा। अभी समझ लेना दोबारा से, देखो वर्गमूल जैसे मैंने लिखा, अब मैंने माना कि x जो है वो आप ले लेते हैं हम 7। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये 7 जो है ये क्या हो जाएगा 7 गुणा में 7, ठीक है 7 गुणा में 7, क्योंकि x को 2 बार गुणा किया तो सातों सातों कितना होता है 49 49। तो इस 49 का वर्ग अगर हटाएंगे, अगर 49 इधर लिखता हूँ, 49 का अगर मैं वर्ग हटा दूं तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका 7 के बराबर होगा। वर्गमूल हटा दूंगा तो ये वर्गमूल हटा दिया ना तो ये 7 आ गया, वर्गमूल रहेगा तो ये 49 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वर्गमूल हटाऊंगा यहाँ से, वर्गमूल हटाया तो कितना बन गया, ये वर्गमूल हटाऊंगा तो इसका मतलब ये 49 की जगह क्या बन गया 7 बन गया। तो मैंने कहा कि जो वर्गमूल में होगा वो एक x होगा, जैसे ही x बाहर आएगा वर्गमूल हट जाएगा, यानी वर्गमूल की जगह क्या होगा, दो वर्गमूल जो होता है संख्याओं का गुणा से होता है। वर्गमूल जो है 2 बार एक ही संख्या को गुणा करने से होता है, तो 5 गुणा 5 किया होगा तभी तो ये वर्गमूल में 25 है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर जोड़ की संक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली 2 त्रुटियां लिखिए। तो विद्यार्थी क्या है, 2 त्रुटियां कौन कौन सी कर सकता है, संख्या की पहचान में गलती कर सकता है या मौखिक जोड़ में भी गलती कर सकता है। जैसे कि सवाल दिया 64 + 28, तो उसने क्या करा कि 64 + 28 नहीं पढ़ा, उसने जो है छात्र ने 64 को क्या पढ़ लिया 46, यानी उल्टा पढ़ लिया, 6 4 ना पढ़ के 4 6 पढ़ लिया। ये इस तरह से होता है। या फिर उससे गलती हो सकती है मौखिक जोड़ में गलतियां हो सकती है। मौखिक जोड़ यानी कि 17 + 6 उसको जोड़ना था मन में, और 17 + 6 उसने 22 जोड़ दिया, जबकि सही उत्तर 23 होता है। तो ये भी इस तरह से इसकी गलती हो जाती है। या फिर वो कैरी करना भूल जाता है, जैसे कि 48 और 37 जोड़ेगा तो ये 48 और 37 जो है 85 होता है, लेकिन जो है यहाँ से ये 4 और 3 7 जोड़ा उसने, और 8 और 7 जोड़ा था तो 15 आया था, तो 15 का 5 लिखा, और 4 और 3 7 जोड़ के सीधा 7 लिख दिया कि 15 का एक हासिल इधर नहीं लगाया, तो ये 85 होता है। तो इस तरह की गलतियां कर सकता है। तो यही चीज़ आपसे पूछी गई है कि प्राथमिक स्तर पर जोड़ की संक्रिया में विद्यार्थी कौन सी त्रुटियां कर सकता है, तो कुछ इस तरह की त्रुटियां कर सकता है जिसको आपको समझाना होता है। तो कोई भी आप 2 3 त्रुटियां जो है समझा सकते हैं। इस तरह से आंसर लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंक गणित शिक्षण के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। तो अंक गणित शिक्षण जब हम कराते हैं तो सरल से जटिल की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, ज्ञान से ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, इसी तरह से अभ्यास से पुनरावृत्ति की तरफ जाते हैं, और उसके बाद में त्रुटि सुधार भी करते हैं, और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण भी देते हैं, स्थान मूल्य की समझ भी विकसित करते हैं। तो इसमें से आप जो भी 4 5 आपको समझ में आता है वही लिखना है, और एक एक लाइन में सारे के सारे आंसर है, एक एक लाइन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आवर्ती दशमलव क्या है। तो आवर्ती दशमलव क्या होती है, आवर्ती दशमलव वह संख्या होती है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंक जो है एक नियमित क्रम में बार बार दोहराए जाते हैं, यानी बार बार आते रहेंगे दशमलव के बाद। जैसे कि दशमलव के बाद 6 है तो फिर से 6 आया, फिर से 6 आया, यानी बार बार जो 6 आएगा उसको 6 की बार कर सकते हैं, 6 की बार। ये ऊपर जो एक हिस्सा लगता है इसको बार बोलते हैं। जैसे कि दशमलव के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी 12 12 12 आ रहा है तो इसको 12 की बार, यानी बार बार 12 आ रहा है, और 6 की बार यानी कि 6 बार बार 6 आ रहा है। कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है कि 0.1 0.625 इस तरह से आ जाएगा, फिर से 625 आ जाएगा, फिर से 625 आ जाएगा। तो इसमें हम कहेंगे कि ये जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 625 यानी कि बार, ठीक है। तो ये 625 बार बार आ रहा है, इसलिए 625 का बार। इस तरह से आपका जो है ये हो गया आवर्ती, मतलब बार बार जो है संख्याएं आ रही हैं दशमलव के बाद में। दशमलव जो है आवर्ती दशमलव क्या है, दशमलव लिखा है तो दशमलव के बाद आएगी। गणित शिक्षण योजना के मूल्यांकन हेतु किन्हीं 4 बिंदुओं के नाम लिखिए। अगर हम योजना बनाते हैं तो उसके मूल्यांकन के कौन कौन से 4 बिंदु होंगे। तो शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता होगी, अध्यापन विधियों की उपयोगिता होगी, साथ ही साथ शिक्षण सामग्री और सहायक उपकरणों का उपयोग होगा, विद्यार्थियों की भागीदारी होगी, साथ ही साथ मूल्यांकन की व्यवस्था होगी, समय का प्रबंध होगा, शिक्षक की प्रस्तुति शैली कैसी है ये भी होगा, और विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया भी होगी। इन सभी में से जो है आपको 4 पॉइंट पूछा है तो 4 बिंदुओं के नाम ही लिखने, मैंने 8 बिंदु लिखे हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया गणित अधिगमकर्ता के कोई 3 प्रकार को परिभाषित कीजिए। तो अधिगमकर्ता में पहला जो प्रकार है दृश्य अधिगमकर्ता, जो देख रहे हैं।
है ना। परिभाषा, जो विद्यार्थी चित्र, चार्ट, रंगीन आकृतियों, वीडियो, ग्राफ के माध्यम से गणित की अवधारणाएं बेहतर समझते हैं, वो दृश्य अधिगम करता होते हैं, यानी सीखने वाले होते हैं। अधिगम मतलब सीखना, तो दृश्य यानी देख करके सीखते होते हो। किससे सीखते हैं? चित्र से, चार्ट से, रंगीन आकृति से, वीडियो से या ग्राफ से। दूसरा, जैसे कि त्रिभुज की परिभाषा को चित्र द्वारा समझाना। अब मैं बोलूंगा त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, तो कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं बोलूंगा त्रिभुज जो है वो इस तरह से होता है। तो अभी इस आकृति को देख करके कोई बोलेगा कि त्रिभुज जो है इस तरह की कोई आकृति होगी, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। इसके बाद जो है श्रवण अधिगम, यानी कि सुन करके जो विद्यार्थी सीखते हैं। जो विद्यार्थी सुन करके अच्छी तरह से सीखते हैं, जैसे शिक्षक की व्याख्या, गणित संबंधी गीत या समूह चर्चा से, तो वो श्रवण अधिगम करता होते हैं। जैसे कि उदाहरण करें कि गुणा तालिका को गीत की माध्यम से दोहराना है, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौको आठ, बोलते दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौका आठ, इस तरह से गीत बोलते हैं, है ना। तो ये चलता रहता है। तो इससे इसको भी हम क्या है देखते हो, छोटी क्लासों में हम लिख करके ना के बोल बोल करके पढ़ाते हैं, रटवाते हैं। इसके बाद में एक होते हैं स्पर्श आधारित अधिगमकर्ता, जो छू करके पहचानते हैं। जो विद्यार्थी गणित की गतिविधियों को खेलों और उपकरणों के माध्यम से सीखते हैं, वे स्पर्श आधारित या क्रियात्मक अधिगमकर्ता होते हैं। जैसे जोड़ घटाव सीखने के लिए गिनती की छड़ियों या बीजों का प्रयोग, यानी कि यहाँ पे हमने कुछ छड़ियाँ रख दी, बीज रख दिए, और बच्चे ने उसको टच करके बोला ये एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, चौथा है, इस तरह से अनगणित भी हो सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। गणित सीखने वाले विद्यार्थियों को समझने से संबंध तीन तथ्यों को लिखिए। गणित सीखने वाले विद्यार्थियों को समझने से संबंधित तीन तथ्यों को लिखिए। तो जो मतलब वो गणित सीखेंगे तो उनके समझने से संबंधित तीन तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो सभी विद्यार्थियों की अधिगम शैली अलग अलग होती है, यानी हम विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं गणित, तो सभी विद्यार्थी, ऐसा नहीं है कि सब कोई एक जैसा ही सीखेगा। तो सभी विद्यार्थियों की अधिगम शैली, जो सीखने की अधिगम शैली होगी, सीखने का जो तरीका होगा, उनका सभी का अलग अलग होगा। कोई देख करके सीखता है, कोई सुन करके सीखता है, कुछ जो है क्रिया करके सीखता है। गणित से डर या झिझक सामान्य है, तो कई विद्यार्थियों में जो है गणित कठिन मानते हैं, कई जो है आत्मविश्वास खो देते हैं, कईयों का उनका आत्मबल बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहले से ही उनको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते हैं, तो उनकी नींव कमजोर मानी जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो वाइगोत्स्की एक जो है रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखना है आपको, जो जो इसमें बताया जा रहा है। कौन से थे वैज्ञानिक? थे रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सीखने के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था। उन्होंने जोर दिया था कि अधिगम जो सीखना जो होता है, ये सामाजिक प्रक्रिया होती है, और सामाजिक संपर्क और संस्कृति उपकरणों जैसे भाषा के माध्यम से सीखा जाता है। उनके सिद्धांत में जो है सामाजिक संपर्क को स्थान दिया गया था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको जोन फॉर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आया भी था आपके एग्जाम में। और इसी तरह से ये दो जो है मेन उनके सिद्धांतों में है, इन्हीं को याद करना है। अगर आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में पूछता है, तो ये संक्षिप्त विवरण में आपको ये लिख देना है। पहला सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, और दूसरा जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सीखने सिखाने की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि गणित में जब आप कुछ सिखाएंगे, तो उसमें कौन कौन से प्रक्रियाओं का अपनाएंगे? तो पूर्व ज्ञान से जोड़ना और प्रेरणा देना, ठीक है। उनका पूर्व ज्ञान क्या है, वो कैसा सीख चुके हैं बच्चे, उनको जो है प्रेरणा देना। मूर्त अनुभव अन्वेषण कराना। उसके अलावा अवधारणात्मक समझ का विकास करना। अभ्यास और सुदृढ़ीकरण करना। उसके अलावा अनुप्रयोग और समस्या समाधान करना। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पाठ्य पुस्तक की कोई तीन आवश्यकताएं बताइए। भैया पाठ्य पुस्तक की क्या क्या जरूरत है? तो सुसंगत और स्पष्ट प्रस्तुति जो होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है, क्या कि गणित की अवधारणा को सरल रूप में बताया गया हो, अवधारणा का क्रमबद्ध विकास हो, यानी कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, गुणा के बाद भाग, भाग के बाद में जो भी हम सीखते हैं, तो कठिनाई का स्तर जो है बढ़ते हुए क्रम में हो। व्यवहारिक और उपयोगी उदाहरणों, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल हो, वो दिए गए हों। अभ्यास के लिए पर्याप्त प्रश्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश किए कि उनका विकसित हो पाए, उनका कौशल हो। और चित्र और आकृतियों का समावेश हो, ताकि वो अच्छी तरह से समझ पाए। विद्यार्थी के स्तर के अनुसार होना चाहिए, और किस लेवल का है ना, आयु कितनी है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, उसके हिसाब से जो पाठ्यक्रम का आवश्यकता होनी चाहिए। और शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए वो उपयोगी होना चाहिए।
गणित पाठ्यपुस्तक के विकास के लिए 3 मार्गदर्शी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए कि पाठ्यपुस्तक अगर आपको विकसित करनी है, अच्छी बनानी है, तो कौन से 3 मार्गदर्शी सिद्धांत जो है अपनाएंगे। तो पाठ्यपुस्तक सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, क्रमबद्ध और प्रगतिशील होनी चाहिए, उसके अलावा अभ्यास और पुनरावृत्ति होनी चाहिए उस पाठ्यपुस्तक में। गणित पाठ्यपुस्तक की कोई 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो पाठ्यपुस्तक जो है स्पष्टता होनी चाहिए उस पाठ्यपुस्तक में, क्रमबद्धता होनी चाहिए और अभ्यास सामग्री होनी चाहिए। तीनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, आंसर भी एक जैसे ही हैं, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गणित पाठ्यपुस्तक के कोई 3 दोषों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई दोष क्या हो सकते हैं। तो भाई 3 दोष हम बता सकते हैं। वास्तविक जीवन से कटाव और अमूर्तता, यानी कि वास्तव में जो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ें जो है गणित में देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है याद करने पर अत्यधिक जोर। जो गणित के नियम सूत्र होते हैं उस पर जो है ज़्यादातर रटंत किया जाता है। और एक एक समान दृष्टिकोण और व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा। ठीक है। इसमें जो है कई बार जो है सभी के लिए एक जैसी दृष्टिकोण काम नहीं आती, एक जैसी शैली से आप सभी को सिखा नहीं सकते हैं, आपको थोड़ा सा शैली को अलग करना पड़ता है। इसके बाद जो है गणित शिक्षण में गणितीय भाषा की कोई 4 भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। तो गणित भाषा की 4 भूमिकाएं क्या क्या हो सकती हैं वो आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं जैसे कि विचारों की स्पष्टता और परिशुद्धता, यानी क्लैरिटी आपको बतानी है, प्रिसीजन ऑफ आइडियाज़ की। जैसे कि हम बोल सकते हैं a+b=b+a होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 5+3 को मैं 3+5 भी लिख सकता हूँ, इसको भी 8 लिख सकते हैं जोड़ करके और इसको भी 8 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है। विचारों की स्पष्टता हो सकती है कि हम बोल सकते हैं कि 5+3 को हम 3+8 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हम समझा सकते हैं इस तरह से विचारों की अभिव्यक्ति करके। उसके अलावा जो है संकल्पनात्मक समझ का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो है हम बोल सकते हैं जैसे कि संकल्पना, जैसे कि आप जैसे कि कोई क्षेत्रफल है या परिणाम है या अंश है, हर है, उसको हम समझाएंगे कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला कि 3/4 है, तो इसमें से ये ऊपर जब भी आएगा ये अंश होगा। ठीक है। और जो नीचे आएगा वो हर होगा। ठीक है। तो ये चीज़ हम समझा सकते हैं कि कभी भी बटे में हो तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं बच्चों को। ठीक है। क्षेत्रफल जो है वो कैसे होता है, तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 ही चीज़ें आती हैं। जैसे अब हम बता सकते हैं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो इस वृत्त के क्षेत्रफल के लिए केवल हम अंदर की चीज़ें को ही जोड़ते हैं, तो वो क्षेत्रफल कहलाता है। पूरे बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी है वो क्षेत्रफल कहलाएगा। चाहे आपका स्क्वायर है, उसके भी अंदर की चीज़ों को हम जो निकालते हैं उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। इस तरह से हम सिखा सकते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें बोला गया है इसी में इसका चौथा पॉइंट है समस्या समाधान और तर्क वितर्क। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको पूछेंगे, उनको सही तरीके से बताएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती हैं। ज्ञान का संप्रेषण और संचार, उनका ज्ञान कैसा है उसको लेंगे, फीडबैक लेंगे, उनको प्रतीक और सूत्र को छोटे तरीके से समझाएंगे। इस तरह से सारी की सारी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2D और 3D आकृतियों में अंतर बताना है। तो 2D आकृतियों में 2 ही आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसके अलावा जो है इसमें जो है इसका जो होगा आपका, इसका केवल क्षेत्रफल होगा, वॉल्यूम नहीं होता, इसमें घनफल नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। और इसमें जो है वॉल्यूम होता है, इसमें घनफल होता है, इसमें क्षेत्रफल नहीं होता है। इसके अलावा जो है ये समतल सतह पर बनाई जा सकती है, यानी पेपर पे बना सकते हो 2D आकृति को। और ठोस आकृतियाँ जो होती हैं स्थान घेरती हैं, जैसे आपका घर। यहाँ पर वर्ग, त्रिभुज, वृत्त जो है ये सब 2D आकृति है। घन, गोला, बेलन जो है ये आपकी 3D आकृतियाँ हैं। पैटर्न के कोई 4 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। पैटर्न के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से 4 के लिए बोला है। तो पैटर्न की एक तो संख्या का पैटर्न हो गया, संख्या पैटर्न बता सकते हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8। प्रत्येक संख्या के बाद में 2 का अंतर है। ठीक है। देखोगे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रत्येक अगली संख्या में 2 को जोड़ा गया है। ये एक पैटर्न का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल और भी बोल सकते हैं, 1, 4, 9, 16। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, आगे आ जाता 25, वो 5 का स्क्वायर है। तो ये वर्ग संख्याओं का पैटर्न है। इसके बाद में देखो एक और पैटर्न बता सकते हैं, ज्यामिति पैटर्न। ज्यामिति पैटर्न में जो है कि एक त्रिभुज बनाया, फिर एक वर्ग बनाया, फिर एक त्रिभुज बनाया, फिर एक वर्ग बनाया, फिर एक त्रिभुज। तो उसमें इस तरह से बना सकते हो। उसके अलावा जो है आप छोटा व्रत, फिर बड़ा व्रत, छोटा व्रत, फिर बड़ा व्रत बना सकते हो। पैटर्न ये भी हो सकता है। दोहराव वाले पैटर्न भी होते हैं। दोहराव वाले पैटर्न कैसे हो जाएंगे, जैसे कि आपका ABC, 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 इस तरह से लाल नीला, लाल नीला, लाल नीला, ये जो है आप बोल सकते हो।
उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका है बढ़ते पैटर्न। बढ़ते पैटर्न में क्या हो जाएगा, 1 से 3, 3 से 7, 7 से 2, तो यह क्या है, 2 का गैप जोड़ा गया है स्टार वाला 1 स्टार है, फिर 2 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर 4 स्टार होंगे, फिर 5 स्टार होंगे, इस तरह से पैटर्न आ जाते हैं। तो इस तरह के 4 पैटर्न, 4 तरीके बता दिए हमने पैटर्न के। चतुर्भुज के कोई 4 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह से आपने देखा होगा समांतर चतुर्भुज जो है ऐसा कुछ होता है इस तरह से। तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो है इसके विपरीत कोण जो है वो समान होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है समान होगा, इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है समान होगा, ये वाले कोण जो है आपस में समान होंगे और ये वाले कोण आपस में समान होंगे। ये समांतर चतुर्भुज होता है। आयत आपको पता ही है, आयत कैसा होता है, आयत में जो है आपके आयत बिल्कुल सीधा बनेगा। आयत इस तरह से बन जाएगा आपका। इसमें आयत की क्या खास बात होती है, तो आयत की भी आमने सामने की भुजाएं होती हैं समान, लेकिन ये टेढ़ा नहीं बनता, ये हमेशा सीधा ही बनता है। और इसमें हर एंगल जो है, ये सारे के सारे एंगल जो है जितने भी होते हैं ये समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं, सभी के मान बराबर होंगे। और हर का मान बराबर होता है 90 डिग्री। इसका भी 90 डिग्री ही रहेगा। कहीं कहीं भी आयत बनाओ, कोई भी आयत हो, उसका सबका मान 90 डिग्री ही होगा, चाहे कहीं भी चले जाओ। और इसमें आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा बराबर है और इसके सामने की ये भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे वर्ग जो होता है, वर्ग में क्या खास होती है, वर्ग में चारों भुजाएं एक जैसी बराबर होती हैं। आयत और वर्ग में यही फर्क है कि उसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें जो है चारों भुजाएं बराबर होंगी। वो भी ऐसा ही बॉक्स जैसा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। तो इसमें देखो आपकी ये सारी की सारी भुजाएं जो है बराबर सी बना दी है, लगभग स्केल से नहीं बनाई है तो बराबर सी लग रही हैं। इसमें ये भी इसके बराबर होगी, ये भी इसके बराबर होगी, ये भी इसके, यानी कि सारी भुजाएं बराबर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का होगा। इसमें प्रत्येक भुजा का जो कोण होगा वो भी 90 डिग्री होगा, जैसा कि आपके आयत में था। ऊपर वाला जो चित्र देखोगे आप, ये वाला, इसमें भी 90 डिग्री है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये सामने वाला 3 सेंटीमीटर का होगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर इसको 5 बोलते हो तो सारे 5 हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, इसमें सारे 90 डिग्री होते हैं, ये सारे 90 डिग्री के होंगे, ये सब 90 डिग्री के होते हैं, दोनों में ही 90 डिग्री के होते हैं। अंतर केवल यही है आमने सामने की भुजाओं में, ये याद रखो। समलंब चतुर्भुज जो है परिभाषा क्या है, एक चतुर्भुज जिसकी केवल, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, समलंब चतुर्भुज है ना, एक ही 90 डिग्री होगा, बाकी 90 डिग्री होंगे नहीं। डायग्राम सभी का मैंने छोटे छोटे बना रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हो सभी के डायग्राम जो है। यहाँ पर देखो, ये डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बनाया है छोटा सा, इसको बड़ा बनाया है, ये डायग्राम बनाया है छोटा सा, इसका बड़ा बनाया है, ये डायग्राम छोटा बनाया है, इसका बड़ा बनाया है, ये डायग्राम छोटा बनाया है, इसका बड़ा बना देते हैं। समलंब चतुर्भुज जो है इस तरह का होगा आपका। उसको ऐसा बना दो, चाहे मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, ऐसा होता है, इस तरह से हो सकता है। तो इसमें क्या होगा समलंब चतुर्भुज में, कि आपकी जो है क्या होगी, विपरीत जोड़ियां जो है वो समांतर होंगी। देखो यहाँ आमने सामने है तो ये एक बिल्कुल समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो गैप है, इस जगह पे जितना गैप है, यहाँ पे मान लो ये ऊंचाई 2 मीटर की है, तो यहाँ पर जाओगे ना तो यहाँ पे भी ये ऊंचाई 2 मीटर की ही मिलेगी, यहाँ पे भी पहुँचोगे तो ये ऊंचाई 2 मीटर की ही मिलेगी। इसी को समांतर बोलते हैं, बराबर चलती रहती, जैसे जैसे कि रेल की पटरी बराबर चलती रहती है साथ साथ, है ना, वो चाहे जाए भी जाए समांतर ही चलेगी। हाँ, तो वो घुमाव को होके चलती है, बस वो बात अलग है, लेकिन समानांतर मतलब ये भी होता है कि जहाँ पे जाओ वहाँ पे हर जगह पे वो बराबर हो, तो ये होता है समानांतर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, इसमें बोला गया है समरूपता और सर्वांग समता में अंतर बताइए। समरूपता क्या होती है, आकृतियां एक दूसरे के अनुरूप होती हैं। समरूप मतलब देखने में एक जैसी रूप में। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या है, तो कोई बच्चा बोलेगा ये व्रत है, तो मैंने किसी बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा ये क्या है, तो यही बोला व्रत है। लेकिन दोनों ही समरूप हैं, यानी कि देखने में कोई भी बोल रहा है कि ये भी व्रत है और ये भी व्रत है, यानी ये भी एक सर्किल है, ये भी एक सर्किल है। सर्वांग संगता में क्या होता है कि जो ये गोला है आपका, ये जो गोला है उसी के बराबर दूसरा गोला होगा, उससे ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल एक जैसे, टू कॉपी। तो ये चीज़ होता है सर्वांग समता में, यानी कि दो आकृतियां आकार और माप में दोनों एक समान होंगी। यहाँ पर जो है उनके कोण समान हो सकते हैं, अनुपात हो सकते हैं, यानी कि ये एक गुना, ये मैं जो है बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, तो ये जो है आपका
मैं बोलूँगा कि ये मान लो एक है तो ये इसका 2 गुना है, इससे 2 गुना बड़ा है, बस इतना है। ये आकार जो है अनुपात में बढ़ सकता है, इसमें अनुपात में नहीं बढ़ेगा। जितना ये एक है तो ये भी एक ही बनेगा, छोटा करना पड़ेगा इसको। ये चीज़ हो गई अंतर, इस तरह से अंतर होता है। बाकी यहाँ पर आकृतियाँ देखने में एक जैसी होती हैं, मैंने जैसा बताया कि छोटा बड़ा गोला एक जैसा दिखता है कि गोला है, लेकिन माप उनका समान नहीं होता। इसमें आकृतियाँ देखने में नहीं बल्कि सच में एक जैसी होती हैं, माप भी समान होता है। इस तरह से अंतर लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, आगमन और निगमन विधियों में 5 अंतर। बहुत सारे अंतर होते हैं आगमन विधि में, निगमन विधि में मैं बहुत वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट जो है, गणित शिक्षण के कोई 5 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो मूर्त से अमूर्त की ओर का सिद्धांत होता है, ठीक है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत होता है, संबंध का सिद्धांत होता है, उसके अलावा अभ्यास का सिद्धांत होता है, और नेक्स्ट जो है उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, गणित में अभ्यास कार्य के कोई 5 महत्वों की व्याख्या कीजिए। अभ्यास कार्य करते हैं उसका क्या महत्व है, हम कोई प्रैक्टिस करेंगे, कोई चीज़ एक्सरसाइज करेंगे तो क्या महत्व है। तो अवधारणाएं जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, सटीकता बढ़ जाएगी। उसके अलावा क्या होगा, हमारे को समस्या जो हम 2+2 जोड़ने में जो टाइम लगाते थे, या 89+77 को जोड़ने में जो टाइम लगाते थे पहले स्टार्टिंग में, जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे तो जोड़ने की ताकत हमारी विकसित हो जाएगी, समस्या को समाधान करना हमारा अच्छा हो जाएगा, आत्मविश्वास और प्रेरणा में वृद्धि हो जाएगी, ज्ञान जो है हमारा बढ़ जाएगा। गणित पाठ्यपुस्तक की 5 आवश्यकताओं के, भाई पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्या होगी, तो एक पाठ्यक्रम, व्यवस्थित पाठ्यक्रम मिल जाएगा जिसको हमें पढ़ाना होगा। अवधारणाएं जो उसमें होंगी उसकी सटीक व्याख्या मिलेगी। अभ्यास और मूल्यांकन के लिए उसमें सामग्री मिलेगी। शिक्षण और सीखने के लिए एक संदर्भ बिंदु रहेगा। उसके अलावा शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन कि उनको किस तरह से और क्या चीज़ और कौन सा चैप्टर किस समय पढ़ाना है। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, सतत मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र, संचित अभिलेखों के प्रकार, गणित में इकाई योजना के प्रकार। इन सभी में से कोई पर 2 पर टिप्पणी लिखनी है, मैं सारी बता देता हूँ। सतत मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र क्या है, शैक्षिक क्षेत्र है, शैक्षिक क्षेत्र है। इसमें जीवन कौशल और मनोवृत्तियाँ और मूल्य और शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा जो शामिल कर दिया जाता है, और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण आता है, और छात्र विकास समग्र दृष्टिकोण आता है। इसको आप छोटे फॉर्म में लिख सकते हो, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा बड़े तरीके से लिखो। सतत मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र जो है ये आपके होते हैं, तो थोड़े थोड़े आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इंग्लिश वर्जन है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं। इसमें दूसरा जो है आपको बोला गया था टिप्पणी लिखनी, संचित अभिलेखों के प्रकार। तो शैक्षिक अभिलेख होते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक अभिलेख होते हैं, इसी तरह स्वास्थ्य और शारीरिक अभिलेख होते हैं, मनोवैज्ञानिक और परामर्श अभिलेख होते हैं। इसके ऊपर भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, जितना आप लिखना चाहो उतना ही लिखो, या उदाहरण नहीं देना है तो मत दो, लेकिन लिखना जरूर पॉइंट वाइज। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आपका तीसरा जो पूछा गया था उसकी भी बात कर लेते हैं। गणित में इकाई योजना के प्रकार जो है, विषय वस्तु आधारित इकाई योजना होती है, कौशल आधारित इकाई योजना होती है, अनुप्रयोग आधारित इकाई योजना होती है, और छात्र केंद्रित परियोजना आधारित इकाई योजना होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। स्किनर के अनुसार सीखना क्या है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। स्किनर के अनुसार जो है व्यवहार में परिवर्तन, सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। ये डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो आपको याद रखना है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें उदाहरण दे सकते हो, अगर विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया तो शिक्षक ने प्रशंसा की तो वो आगे भी सही उत्तर देने का प्रयास करेगा, स्किनर ये कहता है। अगर आप उसको बोलोगे, उसको शाबाशी नहीं दोगे तो वो जो उत्तर देने का प्रयास ज़्यादा नहीं करेगा अपनी तरफ से। 2/3 की समतुल्य भिन्न लिखिए। 2/3 के बहुत सारे समतुल्य भिन्न हो सकते हैं। 2/6 का 2 से गुणा करके देख सकते हो, 3 से गुणा कर सकते हो, 4 से, 5 से, सारी समतुल्य भिन्न आएंगी। अगर हम करें 2/3 है, इसको 2/2 से गुणा कर दो, जो आंसर आएगा 2 दूनी 4 बटे में 6, इसको काटोगे 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4, 2 3 6, वापिस से 2/3 बन जाएगा। 2/3 को आप 5 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, तो आपका आ गया 5 दूनी 10 बटे में 15। इसको भी आप 15, इसको भी 5 के पहाड़े से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो ये फिर से 2/3 बन गया। तो समतुल्य भिन्न का मतलब है सेम ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करते जाओ, समतुल्य भिन्न मिलती जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। गणित में अभ्यास कार्य का कोई एक उद्देश्य लिखिए, जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसका उद्देश्य क्या है, ऊपर भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गणित कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से जोड़ना क्यों आवश्यक है। पूर्व ज्ञान से अगर नहीं जोड़ेंगे तो विषय वस्तु का फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। पूरे ज्ञान होना जरूरी है, सीखने को सरल बना देगा, जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न करेगा, सक्रिय सहभागिता को बढ़ाएगा, ज्ञान का निरंतर विकास करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पाठ्य योजना की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, तो वो थे हर्बर्ट। हर्बर्ट को नाम को याद रखना, ठीक है, ये पाठ्य योजना के संकल्पना देने वाले थे।
हर्बर्ट के 5 चरण कौन से हैं, तो ये सारे के सारे चरण को याद रख लेना। ये पूछता है कभी कभी एग्जामिनर, तो आपसे पूछ लेगा तो बता देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति की कोई दो विशेषताएं, बहुत सारी है, मैंने अभी ऊपर बताई थी, तार्किकता, सरल और अमूर्तता, ये सारी हैं। गणित के निम्नलिखित प्रतीकों का अर्थ और उदाहरण बताना है। ये एक अंडर रूट का एग्जाम्पल है और ये बड़े बड़े का एग्जाम्पल है। तो अंडर रूट यानी वर्गमूल जिसको बोला जाता है, वर्गमूल का है 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये उदाहरण दे दिया। और ये से बड़ा होता है, यानी कि 10 से 9 से बड़ा, 6 से 9 बड़ा है, 9 बड़ा है 6 से, इस तरह से भी बोल सकते हैं, 9 6 से बड़ा है, इस तरह से। तो आपको मैंने बताया था ये भी। इसके बाद आइए आगमन विधि के दो गुण, पहले ही हम डिस्कस कर चुके, पहले पेपर में भी बहुत सारे गुण हमने पूछे थे। हाँ, संख्या 500 और 1050 को रोमन प्रणाली में लिखे, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पहले देख लो कि जो एक नंबर होता है हमारा एक, उसको आई से डिनोट करते हैं, 5 नंबर को वी से डिनोट करते हैं, 10 नंबर को एक्स से डिनोट करते हैं, 50 नंबर को एल से, 100 नंबर को सी से, 500 नंबर को डी से और 1000 को एम से। अब इन्हीं संख्याओं से इसमें बता सकते हो कि 500 क्या होगा, 500 यानी कि 5 और 100 तो आपका ये वी और सी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से देखो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500 लिखना है, तो 500 के लिए सीधा डी प्रतीक कर लेंगे। 500 कहाँ है, ये रहा डी। 500 आपको यहाँ पे 500 और 1050 करना है, तो 500 का तो सीधा डी दिया है, ये आपको याद रखना है, ये कोड जरूर याद रखना, ये कोड 4-5 ये छोटे छोटे हैं, याद रखना, ये जरूर याद रखना। तो संख्या 500 को हम सीधा सीधा डी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ही 500 कहलाता है। 1050 की बात आ रही है, तो यहाँ पे देखो 1050 को टुकड़े कर लो, 1000 में आपका 50 जोड़ा गया है तो 1000 हुआ। 1000 का मान हमें पता है, 1000 का एम होता है, तो 1000 को हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। 50 को क्या लिखते हैं, अभी अभी देखा, 50 को एल लिखते हैं, तो एम एल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, एम एल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विषम भिन्न क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। विषम भिन्न का उदाहरण क्या होता है, वह भिन्न जिसमें भिन्न के अंक का मान, अंश, यहां पर देखो ये अंश और हर की बात कर रहा है, या अंक नहीं, भिन्न के अंश, क्या कर लो, जिसमें भिन्न के अंश का मान हर से बराबर या अधिक हो। अभी देखो यहाँ पे अंश का मान या तो इसके बराबर होगा या अधिक होगा। यहाँ पे देखो आपका 2-3 एग्जाम्पल थे, 7/4, 9/9, 11/5। यहाँ पे ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये सारी ऊपर वाली चीज़ें अंश कहलाती हैं और नीचे वाली सारी चीज़ें जो है ये हर कहलाती हैं। अब इसमें देखोगे, इसमें बोला है कि अंश का मान जो होता है, मान वो हर से क्या होगा, या तो बराबर होगा या अधिक होगा। हर नीचे वाला है 4 है, इससे ये ज़्यादा है, ऊपर वाला 9 है, 9 के बराबर है या इससे ज़्यादा ही होगा। ये 5 है, 5 से ज़्यादा ही। जब भी ये होता है विषम भिन्न, याद रखना विषम भिन्न क्या होता है, जब भी अंश से हर का मान छोटा हो या बराबर हो, छोटा हो या बराबर हो, ठीक है। अंश हर का मान, अगर हम उसको अंश के मान से तुलना करें तो हम बोलेंगे अंश का मान हर से बराबर हो या फिर बड़ा हो, तो दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका इस सॉल्यूशन का आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योगात्मक आकलन की 4 विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको। गणित शिक्षण में आगमन विधि के उदाहरण ये भी हमने किया हुआ है, कितनी बार आगमन विधि क्या होता है, ठीक है, इंडक्टिव मेथड जिसको बोलते हैं। गणित शिक्षण की सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का क्या महत्व है, तो मोटिवेशन जो क्या करेगा, आपको प्रेरित करेगा, ठीक है, कि आप सीखने में जो है उत्साह हो जाए, आपकी इच्छा जागृत हो जाए। इसके बाद जो है गणित सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो आप जानते हो शिक्षक जो है विद्यार्थी को सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। हैं, यहाँ पर जो है उसकी भूमिकाओं को अलग अलग आप बता सकते हो कि सुविधा प्रदाता के रूप में वो काम कर सकता है, एक प्रेरक के रूप में काम कर सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है, निदान करता है यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है, उपचारात्मक शिक्षण दे सकता है, पाठ्यक्रम नियोजन कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, इस तरह से। सीखने के प्रतिफल से क्या आशय है, सीखने का प्रतिफल से आशय उस ज्ञान कौशल या व्यवहार से है जो विद्यार्थी के किसी शिक्षण गतिविधि के बाद में प्राप्त होता है, यानी आपने जो किया उसके बाद में जो फल प्राप्त हुआ उसी को सीखने का प्रतिफल कहा गया है, यानी सीखने के बाद जो फल मिला वह परिणाम होता है जो विद्यार्थी सीखने के अंत में प्रदर्शित करता है। सिंपल लैंग्वेज में उदाहरण दे सकते हो, गणित के किसी पाठ में जोड़ सिखाया गया तो सीखने का प्रतिफल होगा कि विद्यार्थी 2 अंकों का योग जो है सही रूप से कर सके, यही प्रतिफल होगा उसका।
सीखने के संकेतक शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। संकेतक मतलब जो चिन्ह होते हैं, यानी कि प्लस माइनस घटा। संकेतक शिक्षकों के लिए कि विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति को मापने और समझने, नहीं वो संकेत नहीं, सीखने का संकेतक अलग, गणितीय संकेतक बता दिया मैंने। सीखने का संकेतक है कि विद्यार्थी सीख रहा है, उसका संकेत मुझे मिल रहा है कि हाँ वो विद्यार्थी सीख रहा है, समझ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाता है सीखने के संकेतक में हैं। और यह उपयोगी क्यों है, तो स्पष्टता प्रदान करता है, शिक्षण योजना में सहायक करता है, ठीक है, कि हाँ बच्चा अभी सीख चुका है, अब मैं इसको और दूसरी चीज़ सिखाऊंगा। मूल्यांकन जो है सुगम बनाता है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। गणित के अभ्यास में प्रयोग की जाने वाली कोई 3 सावधानियां लिखिए। तो अभ्यास जो है सरल सामग्री सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अभ्यास की सामग्री जो है सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि विद्यार्थी आसानी से समझ सके। नियमित अभ्यास होना चाहिए, निरंतर अभ्यास होनी चाहिए, जिससे उसकी कैपेसिटी अच्छी बढ़ सके। अभ्यास के दौरान गलतियों को ठीक करने के लिए तुरंत जो है प्रतिक्रिया देना चाहिए, नहीं कि कल करेंगे बाद में करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट जो है गणित शिक्षण में अधिगम स्रोत की क्या उपयोगिता है। तो अधिगम स्रोत जिसको बोलते हैं हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, अधिगम। तो ये क्या करते हैं, वे उपकरण जो है संसाधन होते हैं जिनका उपयोग जो हम छात्रों को गणितीय अवधारणाओं को अधिक प्रभावी ढंग से यानी समझाने के लिए उसकी मदद करते हैं। ये जो है इसको क्या करता है, मूर्त अवधारणाओं को सही बनाता है, मूर्त बनाता है, रुचि और प्रेरणा विकसित करता है, विभिन्न सीखने की शैलियों से संबंधित करता है और साथ ही संबोधित करता है, समस्या समाधान में मदद करता है, अवधारणाओं को सुदृढ़ करता है। गणित क्या है, तो गणित एक वैज्ञानिक विषय है ये जो संख्या, मात्रा, आकृति, स्थान और उसके बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। यह तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है। इसके बाद जो है गणित शिक्षण में गणित की भाषा की भूमिका क्या है। जो गणित की भाषा जानते हो आप, प्लस माइनस जोड़ घटाओ इस तरह की होती है, प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये सूत्रों का और नियमों से बनी होती है। ये आप इसमें लिख दोगे, समझा दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें समलंब और समचतुर्भुज को चित्र बना करके समझाना है। तो आपका जो है समलंब चतुर्भुज अभी हमने बताया था बना करके आपको, इस तरह का डायग्राम बनता है समलंब चतुर्भुज का। समलंब में क्या होता है, 4 भुजाओं 4 कोण होते हैं और भुजाओं का कम से कम एक युग्म जो है समांतर होता है। तो इसमें आप देखोगे ये और ये समांतर है, लेकिन ये और ये समांतर नहीं है। ऐसे जा रहा है, ये जाते जाते एक जगह मिल जाएंगे। समांतर भुजाएं कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी, ये चलती रहेंगी बराबर लेकिन मिलेंगी नहीं। लेकिन जो समांतर नहीं होगी कहीं ना किसी कोने में जाके मिल जाएंगी हैं। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि भुजा ए बी और डी सी क्या है, समांतर है। ये ए बी है और ये डी सी है, आपस में समांतर है हैं। इस समांतर को इस तरह से गणित में दिखाया जाता है, 2 लाइनें खींच करके। ए बी और डी सी आधार हैं, यानी कि ए भी इधर से देखोगे तो ये आधार है, उधर से कोई देखेगा तो बोलेगा कि ये बेस है। इधर से मैं देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है ये बेस है। और ए डी और डी सी क्या है, तिर्यक रेखाएं हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हो समांतर चतुर्भुज के बारे में। ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं, और रोम्बस जो है आपका पतंग की तरह होता है। यहाँ पर ये तो इंग्लिश वर्जन है इसका। और ये रहा समचतुर्भुज रम्बस, ये कुछ इस तरह से पतंग जैसा दिखाई देगा आपको। काजू कतली खाई होगी आपने बर्फ़ी वाली, तो उस टाइप का ये होता है ये, ठीक है। तो इसमें जो है आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होती हैं, लेकिन चारों ही समांतर होती है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। और इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। जैसे कि ये विकर्ण है, इस कोने को इस कोने से मिलाया हुआ और इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे, तो जब ये काटेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री, चारों तरफ 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चित्र को मैंने समझाया भी है। ये ए बी और बी सी और ये भुजाएं सभी समान होती हैं। हाँ, इनकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई समान होगी, ठीक है। साथ ही साथ जो है ए बी और डी सी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होगी। ए बी और डी सी जो है ये क्या है, समांतर हो गई, ये और ये समांतर हो गई हैं। और इसी तरह से आपका ए डी और बी सी समांतर होगी। ए डी यानी कि ये वाला और ये वाला समांतर होगा। और जो है ए कोण सी कोण और बी कोण डी कोण का सम्मुख कोण होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण जो है बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इस तरह से। और जो है मैंने बताया था ए सी और बी डी जो है एक दूसरे को समकोण में काटते हैं। ए सी ये वाला, ए सी ये वाला और बी डी ये वाला एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये लिख दोगे, इंग्लिश में इसका वर्जन है, ये आपका इंग्लिश वर्जन है। चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों की समझ स्थापित करनी होती है, एक गतिविधि लिखिए। तो गतिविधि क्या बोलोगे, आकृति पहचानो, नाम बताओ। आकृति देखोगे, नाम बताओगे। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, बच्चों में जो है चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों का जो है समझ विकसित कर पाओगे। इसमें क्रियाविधि क्या करोगे, चित्र का वितरण करोगे। आपने चित्र दे दिया चतुर्भुज का, आयत का, वर्ग का, समचतुर्भुज का, इस तरह से समूह, छोटे छोटे समूह में जो है 5-5 आकृतियाँ दे दोगे। प्रत्येक समूह की को जो है भुजाओं, कोणों और समरूपता का अवलोकन कराने के लिए, पता करने के लिए कौन कौन सी आकृतियाँ हैं उनको बोलोगे। वर्गीकरण कहोगे कि बच्चों को कहोगे चतुर्भुज के उन प्रकारों को जैसे कि वर्ग, आयत और समचतुर्भुज के आधार पर वर्गीकृत करें। यानी भी जो भी हैं इनको बोले कि इसमें से वर्ग कौन सा है दिखाओ,
हैं, और चतुर्भुज में ये समचतुर्भुज कौन सा है ये बताओ, आयत कौन सा है ये बताओ, इस तरह से आप पूछोगे। ठीक है, तो ये आपकी गतिविधि हो जाएगी। सीखने के बिंदु में क्या आते हैं, सभी चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, भुजाएं और वह कोण जो है समान होते हैं वर्ग में, आयत में आमने सामने की भुजाएं, जो मैंने ऊपर बताया था वो चीज़। निगमन विधि के पदों को उदाहरण सहित बताना है, कई बार हमने बताया है, इसके प्रमुख पद जो है यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, ये प्रमुख पद हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो बार बार उसी चीज़ को आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है यहाँ पर गणित विषय के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा पूछ लेगा कि इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है। गणित पाठ्यचर्या के प्रभावी अंतरण हेतु गणित किट की उपयोगिता क्या होती है। गणित किट में क्या होता है भाई, मॉडल होते हैं, उपकरण होते हैं, ठीक है, मूर्त वस्तुएं होती हैं, उन्हीं का शामिल किया जाता है ताकि जो है गणित किट से जो है प्रभावी शिक्षण दिया जा सके। हैं, इसका जो है कुछ मूल अवधारणा को बनाना, सक्रिय अधिगम को जुड़ाव बढ़ाना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। गणित में वार्षिक योजना का महत्व क्या है, तो बहुत सारी योजनाओं का महत्व होता है, इनको पॉइंट वाइज आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें लिख दोगे। सामान्यीकरण का गणित में कोई एक उदाहरण दीजिए। सामान्यीकरण का जो है जो होता है कि मतलब एक विशेष गणितीय स्थिति जिसमें एक सामान्य नियम और सूत्र प्राप्त करना जो सभी समान स्थितियों में लागू हो सकें। जैसे कि आप सामान्यीकरण का, जनरलाइजेशन का, किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुणा करेंगे तो आंसर शून्य आएगा, यानी 5 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही मिलेगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही मिलेगा। ये सामान्यीकरण होता है, यानी a को 0 से जो गुणा करोगे तो 0 ही होगा। एक सामान्यीकरण होता है कि x की पावर 0 हो तो हमेशा मान 1 आएगा। x की पावर 0 हो तो हमेशा मान 1 आएगा। x की जगह कोई भी संख्या हो, जैसे 5 का पावर यानी घात 0 होगी तो मान 1 आएगा। अगर यहाँ पर 122 का पावर यानी कि घात 0 होगी तो भी 1 ही आएगा। 1,00,000 की पावर कहीं भी या करोड़ की पावर 0 होगी तो उसका मान भी 1 आएगा। तो ये भी सामान्यीकरण है कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। जैसे किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाए तो हमेशा 0 आएगा। तो ये सब कुछ सामान्यीकरण होता है जिसमें एक नियम जो है सब पे लागू होता है, हर चीज़ पे लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप बता सकते हो सामान्यीकरण के, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप और भी बता सकते हैं। कोई एक उदाहरण देना है तो एक उदाहरण तो ये हो गया है, अभी मैंने घात वाला उदाहरण दिया था। आप ये उदाहरण भी दे सकते हो कि पहली विषम संख्या जो योग होता है, पहली विषम संख्या उसका स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। फिर दूसरी विषम, पहली और दूसरी विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 आएगा। फिर तीसरी विषम संख्या का, 3 विषम संख्याओं का उदाहरण जोड़ेंगे तो वो 3 का स्क्वायर आएगा। यानी कि आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरह से 6 का स्क्वायर भी हो जाएगा अगर प्रथम 6 संख्याओं का आप जो है क्या करोगे, जोड़ करोगे। देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कर दो, तो यहाँ तक तो 1, 3, 5, 7 और 9, ये तो 25 होता है, 25 और 11 36 होता है। तो 36 कब आएगा, 6 का स्क्वायर, इसीलिए 36 लिख सकते हैं, बराबर 6 का स्क्वायर। तो इसी तरह से ये एक अवधारणा है, ये हर रूल में बराबर होगा कि हम पहली विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 का विषम संख्याओं का जोड़ेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा 2 का, 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, पहली 3 संख्याओं को, तो 3 का स्क्वायर आएगा। पहली 4 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर बनेगा। पहली 5 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर बनेगा। पहली 6 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर बनेगा। पहली 7 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर बनेगा। इस तरह से स्क्वायर का रूल चलता रहेगा। तो ये सभी के लिए बराबर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया स्थानीय मान की समझ विकसित करने में किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्री का नाम लिखिए। तो जो है गिनतारा हो सकता है, स्थानीय मान चार्ट हो सकता है, और डिंस ब्लॉक हो सकता है, और तिल्लियों के बंडल हो सकते हैं, संख्या डिस्क हो सकता है, ये सभी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। इसके बाद में इसमें पूछा गया मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो आप जानते हो 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक किसी विद्यार्थी के कक्षा स्तर अनुसार गणित अधिगम को कैसे सुनिश्चित कर सकता है। तो छात्र की पूर्व ज्ञान है, उचित शिक्षण सामग्री विधियाँ, लगातार मूल्यांकन प्रक्रिया और प्रतिक्रिया से। उसके बाद जो है गणित शिक्षण की निगमन विधि का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निगमन विधि हम जानते ही हैं कि पहले जो है नियम, सूत्र या सिद्धांत को बता दिया जाता है और फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं हम बता सकते हैं और इसका कुछ उदाहरण देना चाहें तो हम बता सकते हैं कि पहले नियम बता दिया कि शिक्षक पहले क्षेत्रफल का सूत्र बता देगा कि भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। फिर एक उदाहरण दे देगा कि किसी त्रिभुज का जो आधार है वो 10 है, ऊंचाई 8 है, तो क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो क्षेत्रफल बच्चा निकाल लेगा कि उसमें जो क्षेत्रफल का सूत्र बताया था उसमें आधार को रखो, ऊंचाई को रखो, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल आ जाएगा। गणित सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की क्या भूमिका होती है? तो भैया उसकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, स्वतंत्र सोच और तर्क होना चाहिए, प्रश्न पूछना आना चाहिए, नियमित अभ्यास करना आना चाहिए, सारी चीज़ें आप। एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका पे प्रकाश हम कई बार डाल चुके हैं, ये प्रकाश फिर से यहाँ पे डाला गया है, इसको पढ़ लेना ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ योजना की क्या उपयोगिता है? तो इसकी उपयोगिता हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है, ये पॉइंट वाइज है, कुछ भी इसमें समझाने वाली बात नहीं है, तो इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चों में गणितीकरण की क्षमता विकसित करने के में किन्हीं 4 संसाधनों को संक्षिप्त में बताइए। तो गणितीय खेल करवा सकते हैं, उसके अलावा जो है हम बता सकते हैं क्रियात्मक सामग्री जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, कार्यपत्र परियोजना इस्तेमाल कर सकते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा जो है आप जो है गतिविधि जो है यहाँ पर भाग की अवधारणा विकसित करनी है, तो आप जो है गतिविधि लिखिए, तो समान रूप से बांटो, ये वो करवाएंगे। जैसे 12 कंचे या बटन दे दिए, 12 कुछ भी दे दिए और 4 कटोरियाँ दे दिए, तो आप बोलेंगे कि सब में बराबर बराबर बांटना है, तो सभी को 4-4 मिलेंगी। तो ये हो गया कि कुल कितने कंचे थे, कितने बच्चों में बांटा गया, प्रत्येक को कितने मिले। तो इस तरह से जो हम भाग की अवधारणा को विकसित कर सकते हैं। तुल्य भिन्न की अवधारणा विकसित करने के लिए गतिविधि लिखेंगे, तो हम जो है भिन्नों की तुलना कराएंगे, रंगीन कागज़ की गोल आकृतियाँ जो है बना लेंगे, कैंची, स्केल और पेंसिल ले लेंगे, 1/2, 2/4 और 3/6 आदि के दर्शाने वाले टुकड़े ले लेते हैं। ठीक है, अब एक गोले की आकृति को 2 बराबर भागों में काटें और एक भाग रंग दें। यानी कि जो हमने कहा कि एक गोला है, इसको हमने 2 बराबर भागों में काट दिया, इस तरह से काट दिया। ठीक है, और इसके इस भाग को है जो हमने रंग दिया, इसके इस भाग को जो है हमने इस तरह से रंग दिया। ठीक है, अब दूसरी आकृति के 4 भागों में काटे और 2 भागों को रंग दिया। अब दूसरी आकृति फिर से हमने ली और इसको 4 भाग में बांट दिया। ठीक है, और इसके 2 भागों को रंग दिया। एक तो ये हो गया, कोई भी 2 भाग, एक ये हो गया। इस तरह से तीसरी आकृति दी और इसको जो है 6 भागों में बांट दिया। एक और आकृति ले लेते हैं, यहाँ पर 6 भागों में बांट देते हैं। 2 भाग हो गए, ये 4 भाग हो गए और ये 6 भाग हो गए। ठीक है, इस तरह से हमने जो है इसकी आकृति में इन भागों को बांट दिया। ठीक है, अब इसमें से 3 भागों को रंग देना है, तो 3 भागों को रंग देते हैं। कोई भी 3 भाग ले लीजिए, ये एक ये रंग दिया, एक ये रंग दिया और एक ये रंग दिया। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब इन सभी आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर तुलना करेंगे। अब इनको तुलना करते हैं तो बच्चे देख पाएंगे कि तीनों आकृतियों में जो रंग भरा हुआ भाग है वो बराबर है। कैसे बराबर है कि यहाँ पर 1 खाली है, 1 भरा हुआ है, यहाँ पर 2 खाली है, 2 भरा हुआ है, यहाँ पर 3 खाली है, 3 भरा हुआ है। यानी कि इसलिए 1/2, 2/4 और 3/6 तुल्य भिन्न है। यानी कि ये जो है ये 1/2 है, 2 में से 1 हिस्सा भरा हुआ है, इसमें आपका 2/4 है, यानी 4 में से 2 हिस्सा भरा हुआ है, और यहाँ पर जो है टोटल 6 हैं, 6 में से 3 हिस्सा भरा हुआ है। तो ये और ये क्या है, बराबर हैं, तुल्य भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा 2 हिस्से में से 1 भरा हुआ है, 4 में से 2 भरा हुआ है, 6 में से 3 भरा हुआ है। इस तरह से जो हम इसको विकसित कर सकते हैं। आगे देखिए, त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। अभी हमने त्रिविमीय आकृतियाँ बताई हैं, तो ये सारी की सारी उदाहरण दे दिए मैंने त्रिविमीय आकृतियों के। सममित आकृतियाँ क्या होती है, तो सममित आकृतियाँ जो है दोनों साइडों में एक रेखा खींचेंगे, उसके उस तरफ भी इस तरफ भी बराबर दिखाई देंगे, इस तरफ बराबर दिखाई देंगे। ये सारी की सारी सममित आकृतियाँ होती है। ऐसे भागों में बांटा जाए कि ये दोनों भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब हो जाए। यानी कि हम बोलेंगे कि ये आईना है, आईने में ये अगर रखा है तो आईने में ये ऐसा ही दिख रहा है, अगर यहाँ पे आईना रखा है तो आईने में जो चीज़ इधर है तो उधर ही ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, ये हो गया। आकृतियों के गुणधर्म को समझने में टेन ग्राफ की क्या उपयोगिता है। टेन ग्राफ कुछ इस तरह का होता है जो यहाँ पे दिया गया है। टेन ग्राफ एक पारंपरिक चीनी पहेली है जिसमें 7 ज्यामितीय टुकड़े होते हैं। टोटल टुकड़े कितने हैं, 7 है, देख सकते हो। ये आपका एक टुकड़ा है, ये आपका दूसरा टुकड़ा है, ठीक है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां है। 7 ही टुकड़े होते हैं इसमें। 2 बड़े त्रिभुज होते हैं। अब बड़े त्रिभुज कौन से हैं, ये आपका एक बड़ा त्रिभुज है और एक ये बड़ा त्रिभुज है। 2 बड़े त्रिभुज हो गए हैं। 2 मध्यम त्रिभुज होते हैं। मध्यम मतलब बीच बीच के, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे नहीं। तो देखोगे आप जो है यहाँ पर, ये आपका ये एक त्रिभुज है, हैं, और एक ये त्रिभुज है।
ठीक है, एक मध्यम त्रिभुज होता है। एक मध्यम त्रिभुज कहाँ है? हाँ, ये रहा एक मध्यम त्रिभुज। ठीक है, और दो छोटे त्रिभुज होते हैं। देखो, एक दो बड़े त्रिभुज होते हैं, ठीक है, एक मध्यम त्रिभुज होता है जो कि मध्यम त्रिभुज हमने बता दिया, ये रहा है, और दो छोटे त्रिभुज होते हैं। एक तो ये त्रिभुज है छोटा, और एक ये त्रिभुज है छोटा। ठीक है, एक वर्ग होता है। एक वर्ग जो देखोगे आप कहाँ पर है, ये रहा ये वर्ग। ठीक है, और एक जो है समांतर चतुर्भुज होता है, ये रहा वो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरह से आकृतियों से बना हुआ होता है। तो इसमें कौन कौन से टुकड़े होते हैं ध्यान रखना है आपको, कि दो तो बड़े त्रिभुज होंगे, एक मध्यम त्रिभुज होगा, दो छोटे त्रिभुज होंगे, एक वर्ग होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसका उपयोग आकृतियों के गुणधर्म को समझने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। 10 ग्राम की उपयोगिता क्या है, तो यहाँ पे उपयोगिता मैंने लिखी हुई है। ठीक है, इनको इस तरह से जोड़ा जाता है कि कोई ना कोई बढ़िया से आकृति बन जाती है। देख रहे हो ये कैसे जोड़ा हुआ है। विद्यार्थियों को विभिन्न टुकड़ों को नई आकृतियां बना करके त्रिभुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज आदि की पहचान कराते हैं, गुणधर्म को समझते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है सृजनात्मक विश्लेषण क्षमता बढ़ती है, समरूपता और घूर्णन क्षमता बढ़ती है। इस तरह के बाद में आगमन विधि के पदों का वर्णन कीजिए, तो हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके पद हैं, इस तरह से आपको समझाना होगा। आगमन और निगमन विधि के 5 अंतर बताने हैं, तो मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे 5 अंतर बता रखे हैं। आप 5 अंतर इस तरह से बता देना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पाठ्यपुस्तक विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है, तो ये मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे भी लिखा है, तो आपको जो अच्छा आंसर लगता है उसको याद करिए। गणित पाठ्यचर्या के प्रभावी आंतरण के लिए उपयोग किन्हीं 5 अधिगम स्रोतों को लिखिए। 5 अधिगम में मैं एक गणित किट को यूज़ कर लूँगा, एक जियो बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, एक संख्या रेखा को यूज़ कर रहा हूँ, एक गणित प्रयोगशाला को यूज़ कर रहा हूँ, और डिजिटल अधिगम संसाधन को यूज़ कर रहा हूँ। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन। तो अधिगम का आकलन जो होता है, जिसमें योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है, यह अंत में किया जाता है, या फिर एक इकाई या पाठ्यक्रम या अकादमिक वर्ष के समापन पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है अधिगम का आकलन। जबकि इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इकाई परीक्षण इत्यादि। और जबकि यहाँ पर अधिगम के लिए आकलन जो होता है, ये क्या होता है, इसे जो है रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। ये जो है मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। ये जो है कक्षा में प्रश्न पूछना, संक्षिप्त क्विज कराना, अवलोकन करना, चर्चाएं कराना, गृह कार्य जांचना, ये सब इसमें शामिल होता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती है। रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन को समझाइए। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है, ये रचनात्मक अभी मैंने बताया, उसको रचनात्मक को अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है, जो अभी हमने पढ़ा है। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, उदाहरण भी दे सकते हो। और इसी तरह से आपका जो है योगात्मक आकलन को जो है अधिगम का आकलन भी कहा जाता है। इसको भी मैंने पॉइंट वाइज यहाँ समझाया है, और इसका ही इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। बीजांक जो है क्या होता है, इसको आपको याद रखना है, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते रहें, यही उसका बीजांक कहलाता है। बीजांक को अब मैं दोबारा यहाँ पे लिख करके समझा देता हूँ। जैसे लिखा मैंने 2 4 9, ये लिख दिया। या फिर एक और संख्या ले लीजिए, सपोज करिए कि 5, तो ये संख्या है, इसका बीजांक आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 2 और 4 6, 6 और 9 15, और 5 20, ये 20 हो गया। ठीक है, अब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 2 और 0 कितना हो गया, 2, तो 2 बीजांक आया। दोबारा से मैं कर देता हूँ, 2 4 और 3 को जोड़िए, 2 4 2 9 और 3 को जोड़िए। ठीक है, तो 2 3 9 संख्या दे रखी है, इसका बीजांक बताना है। तो 2 + 9 कितना, 11, 11 और 3 कितना हो गया, ये 14 हो गया। अब 14 में 1 और 4 को जोड़िए, तो ये 5, इसका बीजांक 5 आया। इसी तरह किसी का भी बीजांक यहाँ पे लिखा है, किसी संख्या के अंकों को जोड़ करके एक अंक प्राप्त करने तक, जब तक हम प्राप्त करेंगे, जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो जाए, वही उसका अंक जो है वो अंक बीजांक होगा। 9 7 5 4, इस तरह से कोई संख्या लिखी है, इनका बीजांक निकालना हो तो 9 + 7 करेंगे, जो कि 16 होता है। 16 4 20 और 5 25 आएगा। 25 का फिर जोड़ेंगे तो 2 और 5 7 आएंगे, एक अंक आ गया। अब ये बीजांक है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें ये नहीं दिखाना है कि ये 25 लिखा है, हमें कुछ नहीं करना है। हम लिखेंगे 9 7 5 4 का बीजांक 7 है, बस इतना। आपको जोड़ जाड़ के कहीं नहीं दिखाना है, ये जोड़ जाड़ के कहीं नहीं दिखाना, मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया हुआ है। तो इस तरह से ये आपके बड़े क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू मैंने करवा दिया है, सभी को देख करके अच्छे तरीके से समझ जाओ। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाएंगे। सारे वीडियो को ढंग से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।